हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए खास करके सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और आज के इस सेशन से दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं भी बिहार बोर्ड से हूं और मैं ज़्यादातर बिहार के बच्चों के लिए ही सोचता हूं। और आप सभी लोगों का भारी डिमांड था कि सर बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जामिनेशन आ गया है नज़दीक, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो आप लोग का डिमांड और मैं आ गया पूरा करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने बताया भी अपने बहुत सारे वीडियोस में, मैं एक्चुअली पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग का डिमांड, बिहार के बच्चों का डिमांड, और बिहार के बच्चा यह पूरा करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। और इन सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेंगे भैया। मैं अपना आत्मविश्वास, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो 1 से 2 बार करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो आपका बढ़ोतरी होगा, नहीं तो मैं तो करा दूंगा, मेरा तो काम है, आप लोग का डिमांड था, मैं करा दूंगा। जो बच्चे करके जाएंगे उनको बहुत फायदा होगा, जो नहीं करके जाएंगे उनके लिए एक लाइन है, मेरा कुछ नहीं जाता आपका ही घाटा, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर पहला करते हैं। और इस क्लास का PDF मेरे भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो केवल 100 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से। अगर आप लोग का ज्यादा प्यार रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में 200-300 क्वेश्चन को कवर कर दूं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों फिजिक्स के 550 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करती है, ठीक है। चलिए, जहां से मैंने भी पढ़ा था दोस्तों, और मेरे समय में 35 क्वेश्चन थे जिनको मेरे को रंगना था, ठीक है। तो अगला सवाल, ये सवाल देखिए, कहता है कि एक कह रहा है पहला नंबर सवाल कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु है, ठीक है। 3 बिंदुओं पर है ना क्रमशः +3Q, +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q है ना पर परिणामी बल 0 हो तो Q का मान कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा +3Q। अब कैसे होगा ये आप अपने कोचिंग्स में जहां पे पढ़ने जाते हैं वहां से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि सही कथन बताएं। देखिए सही कथन एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे है 2 सजातीय आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। और वह जो प्रतिकर्षण बल होता है दोस्तों, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा अनुपात होता है। यानी कह सकते हैं कि जो बल होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। अगला सवाल है दोस्तों कि एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, कितना होता है, कितना होता है? तो 6.25 × 10⁻18। कभी कभी आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। जब डेसिमल सिंगल डिजिट के बाद तो 18, जब 0 के बाद रहे तो 19 कर देना, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है मेरे भाई वह कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसे देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हम लोग मार सकते हैं, लेकिन होगा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता है ना εr बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे में ε0, ठीक है। मेरे भाई सब कोई देखते चलना है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको आते होंगे क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कहता है r दूरी से विलग है ना, r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। समानुपाती की चर्चा कहिए दोस्तों तो हम लोग क्या कहेंगे, 1/r²। जब समानुपाती की बात कहे इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r के पावर -2 बोल सकते हैं।
यह F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बल जो है समानुपाती होगा 1/r² के। समानुपाती की जब भी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे 1/r², है ना, या फिर समानुपाती बोलेंगे r⁻², ठीक है, इस तरीके से। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको व्युत्क्रमानुपाती अगर बोलते हैं तो डायरेक्ट r² बोल देंगे, व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो डायरेक्ट r²। लेकिन फिलहाल क्या समानुपाती बोल रहा है तो हम लोग इसको करेंगे, इसी को हम लोग 1/r² लिखेंगे, है ना, इसी को हम लोग 1/r² लिख सकते हैं। अगला है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का फैराड मीटर इनवर्स, है ना, फैराड मीटर इनवर्स होता है बाबू। अगला है मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश यानी कि दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का, है ना, वैल्यू कितना होता है, देख लो एप्सिलॉन नॉट का ही यूनिट लगा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, है ना, यूनिट, ठीक है, ऐसे आप यूनिट से, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो मान याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित रहने पर आवेश पर बल लगता है बाबू। जब एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में मतलब निर्वात में, है ना, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है दो आवेश, तब उस समय जो दोनों आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा वह 9 × 10⁻9 न्यूटन होगा, ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या होगा। दूरी को आधा कर रहे हैं मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। अगला सवाल कहेगा भाई दूरी को भी आधा कर रहे हैं और आवेश को भी दुगना कर रहे हैं, तब 16 गुना हो जाएगा। जब कहे केवल दूरी को आधा कर रहे हैं तब 4 गुना, जब कहे कि आवेश को दुगना कर रहे हैं तब भी 4 गुना, जब कहे कि आवेश को दुगना कर रहे हैं तथा दूरी को आधा कर रहे हैं तो 4 गुना 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे कूलाम का, है ना, क्वांटमीकरण, तो वहां से अगर देखा जाए तो 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 16 32 16 48 16 चौको 64। यहाँ से देखिए ना 1 पॉइंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो आप 16 का पहाड़ा पढ़ दो, जो भी 16 के पहाड़ा में आएगा वो है और जो नहीं आएगा नहीं है। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूनी 32 है, 16 3 48 16 चौको 64 भी है, लेकिन 16 का पहाड़ा में 24 नहीं आता है मेरे भाई, 2.4 ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह गुणज में होता है या मल्टीपल में होता है। अगला सवाल है परावैद्युता, है ना, परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। परावैद्युता का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें निमग्न दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन r × F होगा। क्या होगा मेरे भाई, एप्सिलॉन r × F होगा, ठीक है, सही है, एप्सिलॉन r × F होगा। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर यह वितरित होता है। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे सभी लोग। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, जब अचालक पदार्थ पे देंगे तो वह केवल बिंदु पे होगा। क्या होगा बाबू, बिंदु होगा, बिंदु पे होगा, जहां पे डालेंगे वहीं पे रहेगा आवेश। अचालक में, है ना, चालक में क्या होगा, फैल जाएगा, लेकिन अचालक में वहीं के वहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है ना, r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है यदि आवेशों को मान को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। दोनों काम किया जा रहा है बाबू। तो वो जब आवेश को दुगना करेंगे तो दो आवेश है, एक आवेश को दुगना करिए, दूसरा आवेश को दुगना करिए, दुगना कितना, 4 गुना, और ये आधा भी कर रहे तब भी 4 गुना, तब वहां से कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना बल हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब आवेश को दुगना किया जाए और दूरी को आधा किया जाए तब स्थिर वैद्युत बल जो है वह 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है मेरे भाई, कूलम्ब बल क्या है, तो याद रखिएगा कूलम्ब बल एक, है ना, कौन सा बल है बाबू,
विद्युत बल है ना। कूलम बल कैसा है, एक विद्युत बल है क्योंकि आवेश वाले में हो रहा है, ठीक है। अगला है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करेगा बाबू, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र, है ना। जब गमन करेगा, जब चलेगा, तब दोस्तों विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एक बिंदु आवेश Q से R पर, एक बिंदु आवेश Q, है ना, से R दूरी पर स्थित है, तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। एक बिंदु आवेश का व्यंजक पूछा जा रहा है मेरे भाई, बिंदु आवेश का व्यंजक पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, है ना, Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल, किसी घिरे हुए, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का मान होता है 1/ε0 गुना होता है मेरे भाई। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अगला महा रिवीजन सीरीज है बाबू, इसमें कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको कम समय में, ठीक है। कम समय में वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, उनको भी नंबर दिलवाइए, ठीक है। चलिए सवाल कहता है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बाबू, शून्य होती है। खोखले गोलीय चालक के अंदर क्या होती है, शून्य होती है। अगला है किसी, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होती है, जहां यह बताया हुआ है कि ε0 क्या है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता है ना, परावैद्युतता है। इस कथन को क्या कहते हैं, तो इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ध्यान रखिएगा, इस कथन को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, क्योंकि ये चीजें कूलाम के नियम नहीं बताया था, कूलाम के नियम के ही अंदर, है ना, परावैद्युता का यूज हुआ है, ε0 का यूज हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट के रूप में। अगला सवाल है कि भाई अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान होगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगा। क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई, है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगा। चलिए अगला सवाल, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, है ना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक आवेशित, है ना, चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सभी लोग कमेंट में बताइए, सभी लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आवेशित चालक की बात कर रहे हैं तो सतह के लंबवत होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा बाबू, ठीक है, सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ना। ये सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट भी किए जाते हैं। तो 36 पाई 10 के पावर, है ना, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ध्यान रखेंगे 4 होगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है मेरे भाई, ये बताना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है असीमित के लिए, ठीक है। चलिए अगला है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र अगर x अक्ष की दिशा में हो तो समविभीय तल क्या होगा। समविभीय तल जो अगर x अक्ष दिया हुआ है तो जो बचा हुआ है उसको छोड़ दिए। 3D होता है yz, है ना, तो yz तल में होगा। किस तल में होगा, yz तल में होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल, है ना, Fg और Fp है। यानी कि Fg का मतलब फोर्स जो है ग्रेविटेशनल है और E का मतलब, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है ना, विद्युत के कारण है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण है। तब कहता है कि Fg अपॉन Fe का अनुपात क्या होगा। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 10 के पावर -42 होता है, 10 के पावर -42 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल
कहता है स्थिर विद्युत, है ना, विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो याद रखेंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है मेरे भाई, ठीक है ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ना मात्रक अभी सीखे, न्यूटन कूलम होता है और दूसरा वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल है किसी द्विध्रुव, ठीक है, किसी द्विध्रुव, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्विध्रुव है, द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा मेरे भाई? इसका पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा शून्य होगा, क्योंकि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। चलिए अगला सवाल है कि भाई विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच में क्या संबंध है? तो याद रखेंगे मेरे भाई क्या होता है, ई बराबर माइनस dV अपॉन dx, है ना, माइनस लगेगा, है ना, माइनस ये बता रहा है दोस्तों डायरेक्शन को, ठीक है। अगला सवाल है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है ना, क्या होती है मेरे भाई? शून्य होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? जब किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है बाबू, तो उसके अंदर के बात कही जा रही है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, धनात्मक और समरूप होगा। विभव की चर्चा की जा रही है बाबू, विद्युत क्षेत्र की चर्चा नहीं की है। अगर विद्युत क्षेत्र 0 लेकिन विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। अगला सवाल है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? विभव दोनों ही शून्य होंगे। विभव शून्य होता है, विद्युतीय क्षेत्र नहीं, विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, दोनों ही अनंत होंगे। क्या होगा इसका आंसर? 36 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा ही होगा, विभव का कोई ठीक नहीं। अगर पॉजिटिव आवेश है तो धनात्मक होगा, अगर निगेटिव आवेश है तो ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से लेकिन एक क्लियर बात है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अंदर में 0 होगा। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगला सवाल है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र अगर x अक्ष की दिशा में हो तो समविभीय तल क्या होगा? भाई YZ होगा। लगता है कि सवाल रिपीटेड आ रहा है ना। चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट यानी विभवांतर क्या होगा? यानी विभव या विभवांतर कह सकते हैं। विभवांतर मतलब विभव के बीच का अंतर। तो पहले विभव निकाल लेते हैं। वही विभव पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर लाइएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा जो विभवांतर आएगा, ठीक है। अगला सवाल मैं देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, तो ऐसा मत कहिए कमेंट में कि सर 38 नंबर क्वेश्चन है, नहीं टाइप ही नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या है? यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक पूछा जा रहा है। डायरेक्ट सवाल दोस्तों। तो व्यंजक जब भी पूछा जा रहा है तो नीचे में क्या होता है? केवल सिंगल R होता है ना। जब आप विद्युत क्षेत्र में करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन जब आप दोस्तों विद्युत विभव में करते हैं तो केवल और केवल क्या होता है? सिंगल R होता है। तो सिंगल R कौन सा? यहाँ पे है। सेम फॉर्मूला हो जाता है यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, है ना। बस अगला है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ द्विध्रुव थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु, है ना, R थीटा पर विभव जिस व्यंजक को दिया जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, निरक्षीय में क्या हो जाता है बाबू? 0 हो जाता है। अक्षीय में ही एक व्यंजक निकल के आता है, निरक्षीय में तो वही विभव का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। लेकिन निरक्षीय में क्या हो जाता है? एक व्यंजक क्रिएट होकर के आता है जिसका मान होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना। बस यही से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों cos थीटा तो ऊपर होता नहीं है, सॉरी नीचे तो होता नहीं, ऊपर होगा, और नीचे में R स्क्वायर होता है, क्योंकि सिंगल वाले में केवल R था, लेकिन जैसे ही अगर वह अक्षीय स्थिति में जाता है तो वहां पे स्क्वायर बन जाता है, एक बढ़ जाता है पावर।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर है ना 10 के पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 गुने 10 के पावर -3 मीटर है। इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश जो इलेक्ट्रॉन का दे रखा है पर बल होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल कितना होगा वो आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। मैं देख लूंगा आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन होगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं। तो जोड़ दिए जाते हैं, कैसे जोड़ दिए जाते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों आवेश पर संरक्षित रहता है, परस्पर जोड़ दिया जाता है तो दोनों आवेश क्या हो जाते हैं, संरक्षित रहते हैं। अगला है 44 नंबर सवाल कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा। तो कोण कितना होगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा पाई रेडियन होगा। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180 रेडियन होगा तब। चलिए अगला सवाल है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है ना ई वेक्टर त्रिज्या वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का व्यंजक क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव है ना विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर है ना विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा विद्युत द्विध्रुव लंब सम द्विभाजक रेखा पर है ना 2r दूरी पर तो क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा मेरे भाई। इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर याद रखिएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा E1 बटा में 16, है ना, E1 बटा में 16 ऋणात्मक चिन्ह के साथ मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व है ना सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है। आवेश को नियत रखने हेतु गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू रहेगा मेरे भाई वह है ना विद्युत क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा और विद्युत विभव दुगुना रहेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र 4 गुना होगा और विद्युत विभव दुगुना होगा। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है कि देखिए है ना एक आवेशित गोलीय चालक का आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले फिर उसके बाद चर्चा करिएगा, ठीक है। कहता है कि इसके पृष्ठ घनत्व पर जो विद्युत क्षेत्र E है तथा चालक का विभव दोस्तों भी है, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व नियत रखने हेतु त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तब दोस्तों है ना तब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव का मान क्या होगा, ठीक है। हाँ चलिए एक बार इस सवाल को मैं देख लेता हूं, आप लोग बताओ जल्दी से, कमेंट में आप लोग भी बताया करो। तो देखिए ना दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र और विभव का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों E एग्जैक्ट रहेगा लेकिन वोल्ट क्या हो जाएगा भाई, आधा रहेगा। वोल्टेज क्या होगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि पिछला सवाल में क्या था, अगर आपको सेम स्टेटमेंट लग रहा है तो एक बात नोट करिए, गोले के पृष्ठ पर यहाँ से पूछा जा रहा था और इस सवाल में केवल और केवल है ना यहाँ पे है ना विद्युत क्षेत्र और विभव के मान के ऊपर चर्चा किया जा रहा था। तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव है ना किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा, है ना। तो किया गया कार्य का व्यंजक का सूत्र पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा W बराबर क्या होता है P1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड, है ना, फैराड। अगला है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के, है ना, गोले के त्रिज्या के, ठीक है। वायु में गोले की चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के। गोला जितना बड़ा होगा उतना बड़ा संधारित्र होगा, गोला जितना बड़ा होगा उतना बड़ा संधारित्र होगा। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जब समांतर पट्टिका संधारित्र वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है बाबू? दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है बाबू, याद रखिएगा, है ना। उसकी जो धारिता है वो घटती जाएगी, धारिता क्या है? घटती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र बढ़ती है ना। वो उच्च माध्यमिक परावैद्युतांक दोस्तों वह डाला ही जाता है बढ़ाने के लिए, डाला ही जाता है बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा? आवेश क्या रहेगा बाबू? श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। क्या होता है? श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? समान होगा, नियत रहता है। अगला सवाल है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C हो और श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध वाला उल्टा होता है, यानी 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो उसी तरीके से अगर करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं तो यहां से जो कैलकुलेट करके आएगा C/3 आ जाएगा, C/3 आ जाएगा, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है ना। समांतर में क्या होगा? समांतर में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? विभवांतर, यानी विभव, विभव या विभवांतर कह सकते हैं, वह कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट रहेगा? विभवांतर। लेकिन श्रेणी क्रम में कौन सा कांस्टेंट रहेगा? आवेश। अगला सवाल है कि धातु से बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है, यदि उनके संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद, है ना, बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध होगा। Q1 एवं Q2 के बीच कैसा संबंध रहेगा मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, वह Q1 अपॉन Q2 बराबर होगा C1 अपॉन C2, यानी कि आवेशों का अनुपात बराबर रहेगा, है ना, उसके क्या? धारिता के अनुपात के, ठीक है। अगला सवाल है समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, है ना, कितना आता है? 6 माइक्रोफैराड आता है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या आएगा, है ना। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता इतना है। अगर उनको दोस्तों हम लोग, है ना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या आएगा? याद रखिएगा, समान धारिता है। एगो जो होगा कैपेसिटर, उसका जो धारिता होगा, जो भी कैपेसिटेंस होगा, वही दोस्तों हर एक का होगा, ठीक है। तो वहां से आपको कैलकुलेट करना होगा, एक का निकालना होगा श्रेणी क्रम वाले में से, है ना, श्रेणी क्रम वाले में से, ठीक है। और ऐसे भी आप याद रखिए, जो था C/3 था और बराबर क्या था मेरे भाई? 6 था। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। अगर आप करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी यहाँ से? ठीक है, यहां से आप मुझे बताना तुल्य धारिता आप कितना लेकर के आओगे। जैसे ही वो सीरीज में कॉम्बाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 है, एगो का 18 है, 3 हो जाएगा ना। एगो का अगर 18 आया, क्योंकि देखो ये अभी सीखे ना, देखो पीछे में सीखे कि 3 गो को अगर श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तो तुल्य धारिता C/3 आता है, और ये भी तुल्य है तो तुल्य तुल्य बराबर होगा। और सी क्या है हमारा? एगो का, तो 36 18, यानी एगो संधारित्र का वैल्यू कितना है? 18 माइक्रोफैराड, है ना। और ऐसा ऐसा क्या हुआ है? 3 गो है, और तीनों को सीरीज में करेंगे तो सीरीज में पैरेलल में क्या होता है? एज इट इज 18 36 54, यानी 54 माइक्रोफैराड, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 59 कहता है कि 4 संधारित्र उपलब्ध हैं जिनमें से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उसे जोड़ना पड़ेगा। उसको कितना में जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई? तो याद रखना, अगर उसको हम लोग 2 माइक्रोफैराड का अगर मेरे पास धारिता है ना, कितना? 4 गो है, तो अगर मैं उस चारों को अगर मैं दोस्तों किस में? समांतर क्रम में जोड़ दूं, समांतर क्रम में जोड़ दूं, ठीक है। समांतर क्रम में अगर मैं जोड़ता हूं तो आ जाएगा क्या? देखिए तो एक बार ट्राई करिए तो 1/2 1/2 1/2, यानी कि 4 बाई कितना हो जाएगा? समांतर क्रम में
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना 4 दूना का 8 आ जाएगा मेरे भाई, है ना, 8 माइक्रोफेराड का आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो और उसके समूहन को उच्चतम बनाना हो तो उच्चतम बनाने के लिए हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं मेरे भाई। निम्नतम के लिए हम लोग उसमें यूज करते, कहता है कि समान धारिता n के संधारित्र के लिए पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं का तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, n² होगा। क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है ना। 61 का आंसर क्या मार सकते हैं हम लोग, n² हो जाएगा। अगला कहता है दोस्तों 62 कहता है कि भाई एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिताओं के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है दोस्तों, तो वो बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, क्योंकि जो अभ्रक है वह दोस्तों एक परावैद्युत पदार्थ का भांति व्यवहार करेगा। अगला है कि 1 माइक्रोफैराड की धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके साथ श्रेणी क्रम में इतना का जुड़ा तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़ा है यानी 2 माइक्रोफैराड 1/2 प्लस 1/2, यानी देखा जाए तो फाइनली कितना आ जाएगा, अगर आप इसको करते हो 0.5 को क्या कहते हैं 1/2, यानी यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में यानी CS हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5/2 बराबर CS, तो CS बराबर कितना आ जाएगा 2/5 यानी 0.4 माइक्रोफैराड। आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन सब पे आपसे भी इतना जल्दी जल्दी सवाल बनेंगे जैसे मैं भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। आप लोग भी पढ़े हुए होंगे, अब तो लास्ट टाइम है भाई, अब तो भाई पढ़ना ही होगा, है ना। कहता है 50 माइक्रोफैराड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर, माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र, है ना, 10 वोल्ट विभव तक अवशिष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा है। तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन है, आपको याद होगा हाफ CV², है ना। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV², जहाँ से C का वैल्यू पता है, V का वैल्यू पता है, और ये माइक्रोफैराड में पहले फैराड कर देना और वो विभव है तो विभव में रहने देना। बाकी इसमें से कौन सा आंसर आएगा, जब आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ CV², है ना। C का वैल्यू आपको पता है कितना है 50 माइक्रोफैराड, पहले आप इसको फैराड में चेंज कर देना, और V का वैल्यू आपको 10 पता है, ठीक है। बाकी आपके हाथ में कैलकुलेट करना, मैं यहाँ से आंसर बता देता हूँ, 2.5 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, वह 1 से, है ना, अधिक होता है, ठीक है। 1 से क्या होता है बाबू, अधिक होता है। अगला सवाल, है ना, अगला सवाल है कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। अगला सवाल है 64 समरूप बूंदों जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है तो उसके बड़े बूंद की धारिता कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। डायरेक्ट यही सवाल पूछता है दोस्तों, याद भी होता है, बहुत सारे बच्चे रट जाते हैं, 20 माइक्रोफैराड रट जाते हैं और सवाल रिपीट कर देता है, एकदम कुछ नहीं चेंज करता है, केवल ऑप्शन उल्टा पलटी करता है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा। और कभी कभी ऑप्शन वो नहीं उल्टा पलटी करता, ज़्यादा टाइम तो हम देखें ऑप्शन वो नहीं उल्टा पलटी करता है, एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 100 माइक्रोफैराड, है ना, धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट से आवेशित किया तो उस पर आवेश होगा, उस पर आवेश क्या होगा, आवेशित किया जाएगा 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश क्या होगा, है ना। Q बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों C × V, है ना, आप लोग याद किए होंगे Q बराबर क्या होता है C × V, तो याद करिए बस, फैराड को माइक्रो याद होना चाहिए, है ना, बस आंसर आ चुका है आप सभी के बीच में, क्या मारेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, है ना। चलो कोई नहीं, आंसर बता देता हूँ, 68 का जो आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 5 × 10 के पावर, क्योंकि भाई देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, है ना, V का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट है, और C क्या है 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, है ना, -6 होता है बाबू। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 गुने ये क्या कर देता है, 1 को घटा दे कि पावर 1 है, तो पावर जब जुड़ जाता है गुना में रहता है, पावर जुड़ता है तो यहाँ से क्या आएगा -5, और ये क्या है आवेश है इसीलिए कूलम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र को 2 पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी, ऑलरेडी बात है मेरे भाई, बढ़ेगी, क्या होगी भाई, बढ़ेगी, ठीक है।
अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले है ना संधारित्र पर है ना, यानी 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 800 वोल्ट आ जाएगा। आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, आप लोग एक बार कैलकुलेट जरूर करना, जो न्यूमेरिकल सवाल आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करना, डायरेक्ट मत याद करना। जब आप कैलकुलेट करोगे ना बाबू, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपसे अगर नहीं बन रहा है, आप अपने टीचर्स का सहायता लीजिए, जहाँ पे कोचिंग में पैसा दिए तो अब तो असूल लो कम से कम थोड़ा बहुत, क्योंकि 400 नंबर लाना इतना आसान काम नहीं है। 400 प्लस लाओगे तभी तो कुछ कहलाओगे, है ना। चलो, कहता है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन संचित ऊर्जा का मान होता है। एकांक आयतन संचित ऊर्जा का मान क्या होता है मेरे भाई, संचित ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है। अगला है ध्रुवन का, है ना, ध्रुवन यहाँ पे क्या है बाबू, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है ते और बी दोनों पे, यानी कि द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा पर भी और उष्मीय ऊर्जा पर भी। ठीक है, अगला सवाल है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है मेरे भाई, तो याद रखेंगे 3 × 10⁻, है ना, 6 वोल्ट पर मीटर। देखिएगा यूनिट भी लिखा हुआ है साथ में। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए सवाल हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछ रहा है ए और बी के बीच, है ना, विभवांतर क्या होगा। ए और बी मतलब इसके पास विभवांतर क्या होगा, है ना, इस वाले संधारित्र के पास विभवांतर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट मेरे भाई। ठीक है, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ये पूरा सीट बाबू मैं आपको दिलवा दूंगा, 500 प्लस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना एक बार जरूर। ठीक है, मैं बता रहा हूं भाई, तुम वीडियो देखो चाहे मत देखो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तुम शेयर करो या मत करो, कम से कम तुम तो देख लो मेरे भाई। जब तुम आ ही गए हमारे वीडियो पे तो देख के जाओ, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दोगे तो वो भी अच्छा खासा नंबर ले आएगा, है ना। आपके बदौलत कहेगा कि भाई फलाना हमको एक वीडियो भेजा था, वही से क्वेश्चन नंबर लड़ गया। तो ऐसा कुछ होता है मेरे भाई, है ना। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे। ठीक है, जब हम लोगों को कोई वीडियो मिलता था तो हम लोग दोस्त के पास भेज देते थे, कहते थे कि ले एकरों में से क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। तो कुछ एकरों में से याद कर ले, बहुत जगह से हम लोग एमसीक्यू, तभी दोस्तों जय 15 मिनट में जियो के त्यों रंग के बैठ गए। अब सब्जेक्टिव बनाना तो कुछ कहीं के नहीं, हमारे पूरे नोट से ही सब्जेक्टिव था। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस अच्छा लगा ना भाई, कि क्वेश्चन देखते के साथ 15 मिनट में दोस्तों 15 मिनट में 35 सवाल रंग के आ गए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल है 76 नंबर, कहता है कि ये चित्र में दिया गया है तो अस्थाई स्थिति में संचित आवेश होगा, है ना, 4 माइक्रोफैराड वाले पे तो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां से अस्थाई संचित आवेश पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, 20 माइक्रोफैराड देखा जा रहा है, आवेश होगा, आवेश पूछा जा रहा था, कूलम होना चाहिए था, माइक्रोफैराड नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये सवाल थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। 77 नंबर कहता है एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत सकेंद्रित गोले से घेर दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है मेरे भाई, n/n-1 होगा, n/n-1 होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच डाल दिया जाता है तो धारिता क्या होती है। तो परावैद्युत समांतर पट्टिका के बीच में तो भाई बढ़ता है ना, अभी अभी कुछ देर पहले भी किया हम लोगों ने, क्या किया, बढ़ता है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज कर करके सवाल आ रहे हैं, है ना। एक वियुक्त चालक के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनुपात अचर है। तो कौन सा अनुपात अचर है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर दिया गया आवेश बटा में विभवांतर, दिया गया आवेश बटा में विभवांतर, ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। क्यों दोस्तों, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, क्यू बराबर क्या पर है, सी भी, और सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, एक धारिता क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है। और देखिएगा तो यहाँ से आवेश बटा में वोल्ट क्या होता है, सी होता है, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, एक नियतांक है। जब आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे संधारित्र को, धारिता को, तब आपको ये बताया जाएगा उस टाइम।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना या लंबा कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। लंबाई का है ना बढ़ता है दोस्तों, जितना लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, है ना, तो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है तो याद रखना एरिया भी पतला होता है बाबू। जब आप किसी तार को अगर खींचते हो तो लंबाई तो बढ़ता है नो डाउट, उसकी मोटाई भी कमते जाती है, तो एरिया के ऊपर भी असर पड़ता है। तो जब लंबाई को दुगना करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। तो एरिया का दुगना और लंबाई का दुगना टोटल कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है बाबू। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, एरिया का भी असर पड़ेगा और लंबाई का भी असर पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन की गति हमसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे अपसरित होती है। कैसी होती है बाबू, अपसरित होती है। लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपसरित होती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, कहीं पे आपको त्वरित रहेगा, कहीं पे अपमंदित रहेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, अपसरित होगा, ड्रिफ्टिंग होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82 कहता है किरचॉफ के बिंदु नियम, है ना, किरचॉफ का बिंदु नियम इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है, इसको छोड़ दो, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ था, इस नियम का पालन करती है, इस नियम का पालन करती है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के नियम का वह पालन करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 83 कहता है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। किरचॉफ में से नियम किसका परिणाम है, तो याद रखेंगे बाबू किसका परिणाम है बाबू, 83 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, विद्युत क्षेत्र की, है ना, संरचना। क्योंकि देखो चरित्र है, क्योंकि विद्युत आवेश के बारे में, आवेश का संरक्षण कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र ही आएगा वहां पे। ऐसे भी हम लोग अभी बढ़ेंगे तब ना, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तभी तो मोशन अभी चलना स्टार्ट करेगा। 84 कहता है कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए जाते हैं, उनके संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3, है ना। देखिए न्यूनतम करने के लिए मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब क्या होता है, 1 है ना आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 करिएगा तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो 100 RP हमको निकालना है बाबू, है ना, यानी कि मिनिमम, है ना, तो 1/3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है ना, EMF जिसको हम लोग कहते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि जब एक समविभव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य, है ना, तब कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है या इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है या नहीं होता है या अनंत परिणाम पर होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नहीं होता है। कार्य क्या होता है बाबू, नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है बाबू। क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ का पहला नियम, है ना, किरचॉफ का पहला नियम। अगला है बीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो बीटस्टोन ब्रिज से कई सारे किताब में आपको बोलेगा उच्च प्रतिरोध, कई में क्या, तो याद रखना बीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा यंत्र जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। ये नहीं आप डिसाइड किया हुआ है कि उच्च प्रतिरोध, हम सबको माप सकते हैं भाई, वो प्रतिरोध मापने के लिए ही है, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा को माप सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण मिलता है तब धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होता है मेरे भाई, तब किस डायरेक्शन में होता है, तो ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह जो होता है गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है या मुख्य परिपथ में नहीं होता है, तो कहाँ पे नहीं होता है बाबू, तो गैल्वेनोमीटर के, है ना, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहाँ पे प्राप्त होता है, अधिक लंबाई पे, कम लंबाई पे, उतनी ही लंबाई पे या किसी भी लंबाई पर नहीं। तो ध्यान देंगे मेरे भाई, तो वह दोस्तों अधिक लंबाई पे, क्योंकि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो अधिक लंबाई पे ही मिलेगा संतुलन पॉइंट। ठीक है, जब आप इस सब एक्सपेरिमेंट करिएगा ना तब आपको पता लगेगा। हम लोगों ने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया है
है ना, विभव मापी का एक्सपेरिमेंट किया है अपने स्कूल्स में बाबू। स्कूल में सब चीज रहता है, आप स्कूल जाओ, टीचर को पकड़ोगे सरकारी स्कूल में। अब तो सही हो रहा है, अब तो बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। विभवांतर की शुद्धता की माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? विभवांतर की शुद्धता की माप करना है बाबू, तो किसको पसंद करेंगे हम? तो हम 50 ओम के प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोध वाला विभव मापी, है ना, 50 ओम वाला, है ना। चलिए अगला सवाल है, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है और सेलों का विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई L1 और L2 है, तब रिलेशन क्या आएगा? तो जो रेशियो होगा, है ना, वही बराबर होगा, है ना, जो रेशियो होगा यानी E1 बटा में E2 बराबर होगा L1 बटा में L2 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि एक विभवमापी के तार की लंबाई L हो और तार के धनात्मक सिरे की लंबाई L/3 पर विद्युत वाहक बल E का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार की किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उससे अधिक वाले पे मिलेगा, यानी कि दोस्तों L/2 पर तो नहीं मिलने वाला है, L/2 से ज्यादा पे मिलेगा। ठीक है, L/2 से ज्यादा पे मिलना चाहिए, है ना। तो लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? L/2 पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि बाकी सब ये दोनों तो कम ही पे है ना। L/2 मतलब आधा। डन है, डन है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 94 नंबर सवाल कहता है किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी, है ना, इसकी धारा को घटाना चाहिए, है ना, इसकी धारा तो घटाना चाहिए। 95 कहता है दोस्तों कि किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरे के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। जब बैटरी से 2 एम्पियर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा मेरे भाई? तो वो होगा 1 ओम। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, कहता है 96 तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब क्या रिएक्शन होता है मेरे भाई? तब रिएक्शन क्या होता है? तब तांबे का तार घटेगा और जर्मेनियम का तार बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल है 97 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह एक ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 98 कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। किसको मापते हैं मेरे भाई? ऊर्जा को मापते हैं। विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? तो ध्यान रखेंगे I के पावर -1 mL² T के पावर -3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 कहता है यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 ओमेगा, है ना, 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता होगा। तो तुल्य धारिता क्या होगा मेरे भाई? तो 0.005 ओम से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी तरीके से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है। अभी मेरे पास आपके पास 400 से 450 क्वेश्चन और देने के लिए है। इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम आगे की वीडियोस को भी कंटिन्यू करवा देंगे आपके लिए। बाकी अब आपके हाथ में है कि आपको और फिजिक्स के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में लड़े। ठीक है, तो जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।